हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 12 न्यू इंग्लिश बुक जो कि सिंध बोर्ड का है, इसका यूनिट 4 सेल्फ डिसिप्लिन, जिसका यूनिट 3.1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इकरस एंड रिडलस बाय जोसेफिन प्रेस्टन पीबॉडी, जिसकी एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1, प्री रीडिंग। रीड एंड डिस्कस द फॉलोइंग कोट। अभी कुछ कोटेशन दिए गए, हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्पलिशमेंट्स बाय हार्वे मैके। नंबर 2, सेल्फ डिसिप्लिन इज द की टू पर्सनल ग्रेटनेस। देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसफुल एंड द अनसक्सेसफुल इज डिसिप्लिन बाय ईडी मेलिट। अब हम ये कोटेशंस के आंसर डिस्कस करेंगे। नंबर 1, discipline is the bridge between goals and accomplishment. Answer: setting goals is valuable, but achieving them requires more than just intention. Discipline acts as the link that turns goals into real achievements by helping you stay on track, put in consistent effort, and overcome obstacles along the way. डिसिप्लिन का गोल्स एंड अकम्पलिशमेंट्स में बहुत बड़ा किरदार है। अगर आपने अपने गोल्स सेट किए हुए हैं और आप डिसिप्लिन के जरिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स कर रहे हैं, नेवर गिव अप कर रहे हैं, तो आप आराम से अपने अचीवमेंट्स या अकम्पलिशमेंट्स हासिल कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन का बहुत बड़ा किरदार है। क्वेश्चन नंबर 2, सेल्फ डिसिप्लिन इज द की टू पर्सनल ग्रेटनेस। बिकम ट्रूली ग्रेट डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी टू मैनेज योरसेल्फ. It is not just natural ability that leads to success, but your self-control, commitment, and willingness to make good decisions even during difficult times that help you grow and succeed. सेल्फ डिसिप्लिन का पर्सनल ग्रेटनेस में बहुत बड़ा किरदार है। आपको सेल्फ कंट्रोल, कमिटमेंट, विलिंगनेस टू मेक गुड डिसीजन, चाहे कितना भी मुश्किल टाइम हो, आपको अपने आप को कमिटमेंट होनी चाहिए, विलिंगनेस और सेल्फ कंट्रोल, तब जाके आप पर्सनल ग्रेटनेस हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसफुल एंड द अनसक्सेसफुल इज डिसिप्लिन। जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें जो डिफरेंस है वो डिसिप्लिन का होता है। What often sets successful people apart from those who fall short is their level of discipline. Many individuals may have similar goals or talents, but the ones who succeed are those who stay consistent, take action regularly, and don't give up when faced with challenges. सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल लोगों में यही फर्क है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कंटिन्यूसली अपनी मेहनत को जारी रखते हैं कंसिस्टेंटली, और कोई भी मुश्किल आती है फिर भी उसके बावजूद वो गिव अप नहीं करते हैं। तो ये डिफरेंस है सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल लोगों में, क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। वाइल रीडिंग एक्सरसाइज नंबर 2, वर्क इन पेयर्स, राइट द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब ये 5 वर्ड्स हैं जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिए गए हैं आपके टेक्स्ट में, इनकी आपको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लिखनी है। नंबर 1, विनो, इट मीन्स सेपरेट। नंबर 2, क्लीव, इट मीन्स split. Number 3, fledgling means beginner. Number 4, cunning, it means clever. Number 5, drought, it means breeze. Exercise number 3, MCQs. Read the following statements and choose the correct option. Number 1 item, the story challenges human limitations by implying dash. Correct option is C, overconfidence leads to destruction. अब इस स्टोरी में बताया गया है कि जो ह्यूमन लिमिटेशंस होनी चाहिए, तो जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो आपको तबाही की तरफ ले जाता है। जैसे स्टोरी में बताया गया है कि जो इकरस करेक्टर है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो उसकी डेथ भी हो जाती है। नंबर 2 आइटम, डेश इंस्पायर्ड डेडलस टू एस्केप। करेक्ट ऑप्शन इज बी, वॉचिंग सी गर्ल्स। बेसिकली डेडलस जो था वो सी गर्ल्स से इंस्पायर हुआ था, तो तभी उसी ने विंग्स बनाए थे। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 3 आइटम, डेडलस वॉर्न इकरस फ्रॉम डेश। डेडलस ने अपने सन इकरस को किस चीज से वॉर्न किया था? नंबर बी ऑप्शन इज करेक्ट, सन्स हीट डेंजर। उसने अपने सन इकरस को मना किया था कि सन के करीब बिल्कुल नहीं जाना। नंबर 4 आइटम, इन द स्टोरी इकरस सिंबलाइजेस डेश। बी ऑप्शन इज करेक्ट, यूथफुल रेकलेसनेस। अब इस स्टोरी में जो इकरस है, जो सन है डेडलस का, वो क्या सिंबलाइज करता है? वो सिंबलाइज करता है यूथफुल रेकलेसनेस। वो इमेच्योर था, एक्सपीरियंस उसको नहीं था, उसको प्राउड था, तो इसीलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 5th आइटम,
हाउ डज डेडलस फील आफ्टर इकरस फॉल? जब इसके बेटे की डेथ हो जाती है तो वो किस तरह महसूस करता है? सी ऑप्शन इज करेक्ट, ग्रीफ स्ट्राइकन एंड रिग्रेटफुल। जब डेडलस के बेटे इकरस की डेथ हो जाती है तो वो बहुत उदास हो जाता है, बहुत गमगीन हो जाता है। नंबर 6 आइटम, द फ्लाइट ऑफ डेडलस एंड इकरस इज सिंबॉलिक बिकॉज इट डैश। करेक्ट ऑप्शन इज डी, वॉन्स अबाउट रिस्क। तो उनको रिस्क थे कि कुछ भी हो सकता है, तो ये एक सिंबॉलिक है। Number 7 item, what ultimately caused Icarus fall? Correct option is B, sun's extreme heat. जब इकरस बहुत ऊपर फ्लाई करता गया और सन के करीब पहुंच गया, सूरज के करीब, तो जो विंग्स थे वो मेल्ट होना शुरू हो गए। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट। अब एक्सरसाइज 4 में 5 क्वेश्चंस हैं जो कि हम डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द स्टोरी रिफ्लेक्ट द डेंजर्स ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन? आंसर, the tale illustrates how uncontrolled ambition can result in disaster. Icarus ignored his father's advice and flew too high out of excitement and pride. His eagerness to go beyond limits caused his wings to melt, leading to his tragic fall into the sea. अब इस स्टोरी में बताया गया है कि जो अनकंट्रोल्ड एम्बिशन है, किसी चीज़ के से ज़्यादा जो डिज़ायर होती है, वो आपका डिजास्टर का सबब बन सकती है। जैसे कि इकरस ने अपने फादर की एडवाइस को इग्नोर किया एंड ही फ्लू टू हाई आउट ऑफ एक्साइटमेंट एंड प्राइड, और उसने लिमिट्स क्रॉस की। अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो इसके विंग्स थे वो मेल्ट हो गए और उसकी डेथ हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर एंड कंट्रास्ट डेडलस एंड इकरस। अब इसमें हम कंपेयर करेंगे डेडलस एंड इकरस को। डेडलस इज फादर व्हाइल इकरस इज सन। डेडलस वाज अ ग्रेट क्राफ्ट्समैन, inventor, intelligent, careful, and experienced. He constructed the wings thoughtfully and advised Icarus to stay within safe limits. Icarus, however, was youthful, reckless, and overconfident. He disobeyed his father's guidance and soared too high. Daedalus prioritized caution and stability, while Icarus was motivated by the thrill of adventure and ambition. अब इस कंपैरिजन में यही बताया गया है कि जो डेडलस है वो फादर है, इकरस सन है, और जो डिजिलस था वो एक बड़ा क्राफ्टमैन था, इन्वेंटर था और बहुत बड़ा होशियार और केयरफुल था। लेकिन जो उसका सन था इकरस, वो जो था वो बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड, केयरलेस और रेकलेस था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिलस डेडिकेटिंग हिज विंग्स टू अपोलो आफ्टर इकरस फॉल? अब इसमें बताया गया है कि जो डिजिलस के सन इकरस की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो गॉड अपोलो के पास जाता है और अपने विंग्स जो इसको डेडिकेट करता है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? आंसर, Daedalus offering his wings to Apollo represents his sorrow and remorse. It could also be seen as a gesture seeking forgiveness or wisdom. Since Apollo symbolizes the sun and reason, the dedication may reflect Daedalus' recognition of divine authority and the consequences of overreaching ambition. अब जब इकरस की डेथ हो गई थी तो उसके बाद उस डेडलस ने अपने विंग्स गॉड अपोलो को डेडिकेट की, और ये शो करता है एक जस्ट फॉरगिवनेस, या वी कैन से दैट इट शोज हिज सॉरो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मोरल लेसंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टोरी? प्रोवाइड एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू जस्टिफाई ईच लेसन। अब आप बताएंगे, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि इस स्टोरी में कौन से मोरल लेसंस दिए गए हैं, आप उनको जस्टिफाई करेंगे। नंबर 1, follow guidance. Icarus failed to listen to his father's instructions, which led to his death. इसका मतलब है हमें गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए। जो इकरस था उसने अपने फादर की इंस्ट्रक्शंस को या गाइडेंस को फॉलो नहीं किया, तो आखिरकार अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। नंबर 2, स्टे हम्बल एंड केयरफुल। हमें हमेशा हम्बल, आजिज और बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। अब स्टोरी में क्या बताया गया है? हिज का मतलब है यहाँ पे इकरस। हिज एरोगेंस एंड रेकलेसनेस मेड हिम फ्लाई टू हाई। उसकी केयरलेस एटीट्यूड की वजह से वो बहुत आगे चला गया, बहुत ऊपर उसने फ्लाई किया, और ये इसका एक तकब्बुर था। तो हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए। लास्ट नंबर 3, फ्रीडम मस्ट बी यूज्ड वाइजली। अगर आपको फ्रीडम है, आज़ादी है, तो आप उसको अच्छे तरीके से सोच समझ कर इस्तेमाल करें। Daedalus gave Icarus the tools to escape, but without responsibility, that freedom became dangerous. Daedalus ने अपने सन इकरस को टूल्स का मतलब है गाइडेंस, इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद उसने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया और आखिरकार वो उसके तबाही का सबब बना। सो नंबर 5,
Did Daedalus foresee Icarus' fall when he warned him about flying too high or too low? Justify your response with evidence from the text. अब इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि डेडलस ने अपने सन इकरस को इंस्ट्रक्शंस दी थी, वार्निंग दी थी कि भाई बहुत ज्यादा हाई या लो फ्लाई नहीं करना। तो क्या उसको मालूम था कि इसका फॉल होगा या नहीं होगा? आप जस्टिफाई करेंगे टेक्स्ट में से। यस, डेडलस एंटिसिपेटेड द डेंजर, उसको मालूम था कि कोई खतरा हो सकता है। ही क्लियरली इंस्ट्रक्टेड इकरस टू अवॉइड बोथ एक्सट्रीम हाइट्स एंड लो एल्टीट्यूड, इसीलिए उसने इकरस को इंस्ट्रक्शंस दी थी कि ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे फ्लाई नहीं करना। दीज वार्निंग्स shows that Daedalus was aware of the risk involved, even though he could not prevent Icarus from making his own choices. इसका मतलब है कि Daedalus को मालूम था कि रिस्क होंगे, इसीलिए उसने अपने सन इकरस को इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग दी थी। लेकिन इकरस के जो एटीट्यूड था एरोगेंस का, उसकी वजह से उसका फॉल हुआ। पोस्ट रीडिंग एक्सरसाइज नंबर 5, वर्क इन पेयर्स, एनालाइज द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड राइट ट्रू और फॉल्स बिफोर ईच। अब ये टोटल 8 स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से ली गई हैं। अब आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। नंबर 1, डेडलस बिल्ड द लेबरंथ फॉर किंग मिनोस। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि डेडलस ने लेबरंथ बनाया था किंग मिनोस के कहने पे। आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे मैंने एक स्ट्रक्चर बना है जिसको हम लेबरंथ कहते हैं। ये पुराने दौर में भी यूज होता था किसी को हाइडिंग के लिए या किसी को कैद करने के लिए। नंबर 2, डेडलस एंड इकरस एस्केप्ड क्रीट यूजिंग अ बोट। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि वो बोट के जरिए एस्केप नहीं हुए थे, उन्होंने विंग्स बनाए थे। नंबर 3, इकरस फॉलोड हिज फादर्स एडवाइस केयरफुली व्हाइल फ्लाइंग। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि इकरस ने अपने फादर की एडवाइस को फॉलो नहीं किया था, ही डिसओबेड। नंबर 4, द वैक्स इन इकरस विंग्स मेल्टेड बिकॉज ही फ्लू टू क्लोज टू द सन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि जब इकरस बहुत करीब चला गया सूरज के तो जो उसके विंग्स थे वो मेल्ट होना शुरू हो गए। नंबर 5, डेडलस नेम्ड अ नियर बाय आइलैंड आफ्टर हिज सन आइकरस। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। जब डेडलस के सन इकरस की डेथ हो गई तो उसने इसकी मेमोरी में जो नियर बाय आइलैंड था उसका नाम इकरस रखा। नंबर 6, इकरस फॉल वाज कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स पुशिंग हिम डाउन। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उसकी डेथ इसीलिए हो गई थी कि वो सूरज के बहुत करीब चला गया तो उसके जो विंग्स थे वो मेल्ट होना शुरू हो गए। नंबर 7 स्टेटमेंट, आफ्टर इकरस फॉल डेडलस कंटिन्यू टू एक्सपेरिमेंट विद फ्लाइंग। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जब इकरस की डेथ हो गई तो डेडलस ने कभी भी उसके बाद ये तजुर्बा नहीं किया फ्लाइंग का। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लास्ट नंबर 8, डेडलस मेड एन ऑफरिंग टू अपोलो आफ्टर हिज एस्केप। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। जब डेडलस के सन इकरस की डेथ हो गई तो एज अ सेक ऑफ ऑनर और फॉरगिवनेस वो गॉड अपोलो के पास गया और अपने विंग्स पेश किए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। एक्सरसाइज नंबर 6, वर्क इन पेयर्स, read the statement of column E and write the cause or reason in column B. फर्स्ट वन इज डन एज एन एग्जाम्पल। अब कॉलम ए में स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो कि इस रीडिंग में से ली गई हैं और कॉलम बी में आपको इनके रीजंस लिखने हैं। नंबर 1, डेडलस बिल्ड द लेबरिंथ। डेडलस ने बिल्ड की थी क्या? लेबरिंथ। तो क्या सबब था? बिकॉज किंग मिनोस ऑर्डर्ड हिम, क्योंकि किंग मिनोस ने उसको ऑर्डर किया था। नंबर 2, डेडलस क्रिएटेड विंग्स फॉर हिमसेल्फ एंड इकरस। डेडलस ने जो विंग्स क्रिएट किए थे अपने और अपने बेटे के लिए, तो रीजन होगा बिकॉज दे नीडेड टू एस्केप फ्रॉम द लेबरिंथ, क्योंकि वो दोनों चाहते थे कि हम इस लेबरिंथ से आज़ाद हो जाएं। नंबर 3, डेडलस वांट इकरस नॉट टू फ्लाई टू हाई और टू लो करना। अब इसका रीजन है बिकॉज फ्लाइंग टू हाई वुड मेल्ट द वैक्स एंड लो वुड डैम्पन द फेदर्स। उसने अपने सन को कहा था कि अगर तुम ऊपर फ्लाई करोगे तो जो तुम्हारे विंग्स हैं उनकी वैक्स जो है वो मेल्ट हो जाएगी, अगर जो तुम नीचे जाओगे तो वो पानी में उसकी मॉइस्ट में वो खराब हो जाएंगे। नंबर 4, इकरस इग्नोर्ड हिज फादर्स वार्निंग। इकरस ने अपने फादर की वार्निंग को, इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर किया। अब इसका आंसर होगा बिकॉज ही वाज ओवर कॉन्फिडेंट एंड एक्साइटेड टू फ्लाई। तो वो ओवर कॉन्फिडेंट था, एक्साइटेड था, केयरलेस था, तो इसीलिए वो फ्लाई करता गया बहुत ऊपर और बहुत नीचे। नंबर 5, द वैक्स इन इकरस विंग्स मेल्टेड। जो वैक्स थी इकरस के परों में, विंग्स में, वो मेल्ट होना शुरू हो गई। इसका रीजन है बिकॉज ही फ्लू टू क्लोज टू द सन, क्योंकि वो सूरज के करीब गया तो उसके जो विंग्स थे वो मेल्ट होना शुरू हो गए। नंबर 6, इकरस फेल इनटू द सी एंड ड्राउन्ड। इकरस जो है वो समंदर में गिर गया और वो डूब गया। अब इसका रीजन है बिकॉज हिज विंग्स फेल्ड
व्हेन द वैक्स मेल्टेड, उसके जो विंग्स थे, उसकी जो वैक्स थी वो मेल्ट होना शुरू हो गई, तो वो पानी में, समंदर में गिर गया और वो उसकी डेथ हो गई। नंबर 7, डेडलस नेम्ड एन आइलैंड आइकेरिया। डेडलस ने अपने सन की डेथ के बाद आइलैंड का नाम इकेरिया रखा। इसका रीजन है बिकॉज ही वांटेड टू ऑनर द मेमोरी ऑफ हिज सन इकरस। उसने आइलैंड का नाम इकेरिया रखा वो अपने सन की याद में, ताकि वो अपने बेटे की याद हर वक्त ताज़ा रख सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट 5.1 जो कि लियो टॉल्स्टॉय का लिखा हुआ है, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, डिस्कस करेंगे। उम्मीद है जो मैंने आज यूनिट 4.1 की एक्सरसाइज 1 to 6 आपसे डिटेल में डिस्कस की, ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमें कमेंट करके बताएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।